स्टूडेंट्स वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के नीचे आपको वहां पे मिल जाएगी। क्लिक करके सीरीज में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप सारे छोटे छोटे लेक्चर्स देख सकते हो एंड यू कैन बी एक्सपर्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थॉरोली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल डिस्कस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से अपना सेटअप ले रहे हैं। मान लो हमारे पास दो रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन 1 RE लिख रहा हूं, रिवर्सिबल इंजन 1, रिवर्सिबल इंजन 2। ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल इंजन 1 जो है वो ऑपरेट हो रहा है T1 और T2 टेम्परेचर वाले दो रेजरवॉयर के बीच में। दो रेजरवॉयर है, सोर्स, सिंक। एक का टेम्परेचर T1, एक का टेम्परेचर T2 केल्विन स्केल के ऊपर। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपको पता ही है। अब तो ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया इस इंजन के लिए। इस इंजन के लिए ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, T2 और T3। कहने का मतलब ये है पहले इंजन का जो सिंक है वो दूसरे इंजन का हमने सोर्स बना दिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पहला इंजन है मान लो ये इस सोर्स में से कुछ हीट ले रहा है, सोर्स में से कुछ हीट ले रहा है। कितनी हीट ले रहा है, सपोज Q1, एक साइकिल में Q1 हीट ले रहा है। उसके बाद क्या है, इसका कुछ परसेंटेज इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सो यू आर गेटिंग सम वर्क आउटपुट W1 फ्रॉम दिस इंजन। और बाकी की जो बची हुई हीट है Q1 माइनस W1 वो इसने रिजेक्ट कर दी, किसमें, अपने सिंक में। तो उसको हम कह देते हैं Q2। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड। ओके जी। अब दूसरा जो इंजन है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो इस सोर्स में से, अब ये सोर्स है इसके लिए, इस सोर्स में से कितनी हीट लेगा, एक साइकिल में ये Q2 हीट ले रहा है, Q2 हीट। ध्यान दो, जितनी हीट इस इंजन ने इसमें रिजेक्ट की थी उतनी ही हीट एक साइकिल में ये वाला इंजन इस सोर्स से एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बस ये बात याद रखना। उसके बाद ये कुछ अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, लेट इट बी W2, और बाकी की बची हुई हीट सपोज Q3 है वो इस रेजरवॉयर में अपने सिंक में ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसा हमने अपनी तरफ से लिया है। बस इंपॉर्टेंट बात ये थी याद रखने वाली कि इंजन दोनों ही क्या है, रिवर्सिबल है। पहले इंजन का जो सिंक है वो दूसरे का हमने सोर्स बनाया, और दूसरी बात इसकी जो हीट रिजेक्टेड है एक साइकिल में Q2, वही दूसरे इंजन की हीट रिसीव्ड है एक साइकिल में। तो अब शुरू होता है हमारा मैथमेटिक्स इस चीज तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हम इंजन 1 की एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन 1। सिर्फ मैं 1 लिख देता हूं, इंजन 1 का मतलब है वो। ठीक है, वो कितनी हुई आपको पता है। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, उस इंजन की वर्क आउटपुट पर साइकिल, यानी कि पहले इंजन की वर्क आउटपुट W1 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू दैट इंजन पर साइकिल। तो इस इंजन को, रिवर्सिबल इंजन को एक साइकिल में हमने Q1 हीट दी थी, Q1, ये हो गई पहले इंजन की एफिशिएंसी। ऐसे ही हमारे पास दूसरे इंजन की एफिशिएंसी हो सकती है W2, क्योंकि इसका वर्क था W2 और इसको हीट हमने कितनी दी, हीट दी हमने इसको Q2 एक साइकिल में, Q2। ठीक है, ये तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद अगर हम वर्क की बात करें, पहले इंजन का वर्क कितना है, देखो पहले इंजन का वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब ये भी आपको पता है क्योंकि पहले मैंने बहुत बार बता रखा है, Q1 माइनस Q2। तो यहां लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बटा Q1। ये होगी पहले इंजन की एफिशिएंसी, विच इज इक्वल टू Q1 बाय Q1, 1 माइनस Q2 माइनस Q1, Q2 बटा Q1। ठीक है, Q1 बाय Q1 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, दूसरे इंजन का वर्क डन कितना है, W2, ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू इसकी हीट सप्लाइड, इसकी हीट रिजेक्टेड, दोनों का डिफरेंस Q2 माइनस Q3। ये कैसे आया, ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, बहुत बार पहले डिस्कशन हुई है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर W2 की जगह हमने क्या लिखा, Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3, उसको डिवाइड कर दिया Q2 से। तो ये आपके पास आ गया 1 Q2 by Q2 1 माइनस Q3 by Q2, Q3 by Q2। ऑल राइट।
अब यहां बात समझने वाली क्या है, ये जो एफिशिएंसी है पहले इंजन की वो आई आपके पास 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 क्या है, इस इंजन की इंजन की हीट रिजेक्शन बाय हीट Q1 सप्लाइड। हीट रिजेक्ट हमने की थी उस सिंक में जिसका टेम्परेचर T2 था, और हीट हमने सप्लाई की सोर्स से करी जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर्स पर डिपेंड तो करने वाला ही है ना, ये तो कंफर्म है। जितना ये टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो उसके अकॉर्डिंग ये हीट पर भी तो असर पड़ सकता है ना। अगर आपने ज्यादा हीट निकालनी है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाय Q1 है, यानी Q2 बाय Q1 पर डिपेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं Q2 बाय Q1 की ये जो रेशियो आपके पास आ रही है, या ये इन टोटलिटी आपके पास एक टर्म आ रही है मैथमेटिक्स की, ये किन टेम्परेचर्स पर डिपेंड करेगी। Q1 कहां से लिया, इस सोर्स से लिया जिसका टेम्परेचर T1 है। Q2 कहां दिया, इस सिंक को दिया जिसका टेम्परेचर T2 है। यानी ये सारी चीज कोई ना कोई फंक्शन होगी, कोई ना कोई फंक्शन होगी, तो वो हम मान लेते हैं लेट दैट इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई, मैथमेटिकल फंक्शन फाई। कोई भी हो सकता है, हम नहीं जानते कौन सा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो T1 और T2 का फंक्शन होगा। T1, T2, T1, T2, इन दो चीजों का वो फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये तो बात हमें पता ही है। अच्छा, ऐसे ही सेकंड इंजन की जो एफिशिएंसी है 1 माइनस Q3 बाय Q2। Q3 दिया T3 वाले रेजर्वायर में, और Q2 कहां से लिया, T2 वाले सोर्स से। इसका मतलब है ये जो कुछ भी आने वाला है आपके पास वो भी किसी ना किसी चीज का फंक्शन होगा, और फंक्शन सेम होगा। अगर ये फाई है तो ये भी फाई है, ये तो आपको मैथमेटिक्स में पता होगा ना। जैसा फंक्शन ऊपर होगा वैसा ही फंक्शन नीचे होगा, क्योंकि देखो सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं। ठीक है, बट यहां पर Q3 Q2 है तो Q3 T3 में गया, और Q2 कहां से आया, T2 वाले रिजर्वायर से। तो यहां पर आपके पास टेम्परेचर्स होंगे 3 और 2 वाले, यानी T2, T3। अब फंक्शन की एग्जैक्ट फॉर्म कैसी है ये नहीं हम जानते। जैसे आपको पता होगा मैथमेटिक्स में y इज इक्वल टू fx, y कोई x का फंक्शन है, कैसा भी हो सकता है। मान लो x स्क्वायर है, x क्यूब है, x की पावर 4/8 है, ठीक है, 2x5 है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है x का। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो हम नहीं जानते, बट हाँ इतना पता है कि y फंक्शन ऑफ x है। ऐसे ये जो चीज है दैट इज फंक्शन ऑफ T2, T3, ये जो चीज आने वाली है वो T1, T2 का फंक्शन होगा, इतना हमें पता है। तो अब क्या कीजिए, ये जो पहला आपके पास एक्सप्रेशन आया 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1, वो आपके पास कुछ फंक्शन था किसका, T1 और T2 का। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, Q2 बाय Q1 निकाल लेते हैं। देखो Q2 बाय Q1, सो दिस गिव्स Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू, ये हम इधर ले जाते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस ये आ जाएगा 5, 1 माइनस 5 T1, T2। ठीक है जी। ऐसे ही अब दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, 1 माइनस Q3 बाय Q2, 1 माइनस Q3 बाय Q2, ये हमारे पास फंक्शन था T2 और T3 का, तो सेम फंक्शन है 5 T2, T3। यहां से भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, Q3 बाय Q2 निकालेंगे, Q3 बाय Q2, तो ये क्या हुआ फिर 1 वो उधर ले आओ, 1 माइनस ये फंक्शन कौन सा फंक्शन 5 है, T2, T3। ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई, इसको मिटा दें, ये आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, अब हमारे पास देखो राइट साइड में ये वाली टर्म है कौन सी, 1 माइनस 5 ऑफ T1, T2। अगर कोई फंक्शन है 5 T1, T2 का, 1 माइनस वो फंक्शन कर दिया, तो आपके पास जो अल्टीमेट चीज निकल कर आई वो भी तो कोई फंक्शन ही है ना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे 2x है तो 1 माइनस 2x, तो चेंज हो गया ना फंक्शन। तो फाई की जगह कोई और फंक्शन ले लेते हैं, मान लो साई ले लेते हैं, साई, ये भी एक सिंबल आपको पता है ना, फंक्शन अलग हो गया साई, लेकिन वो किन किन पैरामीटर्स का, किन किन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। अगर ये T1, T2 का था तो 1 माइनस 2x x का ही तो रहा ना, ऐसे ही ये भी T1, T2 का ही फंक्शन रहा, इतना कंफर्म है। लेकिन हाँ फंक्शन चेंज हो गया। ऐसे ही फिर Q3 बाय Q2 क्या बन जाएगा, साई, फंक्शन चेंज हो गया, ठीक है, 5 से साई बन गया, लेकिन पैरामीटर्स कौन से हैं, T2, T3, T2, T3, बस इस तरह से। ओके, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थे एफिशिएंसी 1 का था पहले इंजन की, ये थी एफिशिएंसी
Q2 सेकंड इंजन की, तो ये इन फंक्शंस के बराबर बन रहा है। अच्छा, अब हमारे पास सपोज एक और रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, कौन सा इंजन, ये रहा रिवर्सिबल इंजन 3। सपोज वी हैव वन मोर रिवर्सिबल इंजन, ये वाला 3 वाला, और वो किन दो रेजर्वायर्स के बीच में काम कर रहा है, इस रेजर्वायर और इस रेजर्वायर के बीच में। ये कौन सा थर्मल रेजर्वायर है जिसका टेम्परेचर रखा हमने T1, ये वाला, और ये कौन सा रेजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हमने रखा T3। यानी बिल्कुल पहले वाला सोर्स बना दिया, बिल्कुल लास्ट वाला रेजर्वायर सिंक बना दिया इस तीसरे रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो हमारे हाथ में है ना, इंजन को कितने टेम्परेचर वाला सोर्स देना, कितने टेम्परेचर वाला सिंक देना, रिवर्सिबल इंजन है। अच्छा, अब ये जो T1 सोर्स है, इस सोर्स में से कुछ हीट लेगा, वो कितनी हीट लेगा, हमने इसको डिजाइन किया है कि भाई तू इतनी हीट उठा, कितनी, Q1 हीट उठा, यही वाली Q1 हीट उठा, ओके। और रिजेक्ट कितनी कर सिंक में, रिजेक्ट कितनी कर, इतनी हीट कर, Q3 थी ना, तो Q3 ही रिजेक्ट कर, बस इस हिसाब से हमने इसको बनाया है। तो बाकी का क्या है आपके पास, वर्क है ना, फिर तो इस इंजन का कुछ वर्क भी होगा। तीसरा इंजन है तो W3 कर दिया, और वो आपको पता है कितना होगा, Q1 माइनस Q3 होगा, Q1 माइनस Q3 होने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये तीसरा इंजन लिया। अब देखो इनमें से कोई एक आप चेक कर लो, Q2 बाय Q1, पहले इंजन के लिए, पहले इंजन के लिए हमने हीट रिजेक्टेड लिया ऊपर और हीट सप्लाइड लिया नीचे, Q2 बाय Q1। इस इंजन के लिए हीट रिजेक्टेड कितना है, Q3 बाय हीट सप्लाइड कितना है, Q1। तो ऐसी एक रेशो बन गई ना। ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था एक फंक्शन साई, सेम फंक्शन यहां पे आएगा वो साई, और T1 और T2, ठीक है, T1 और T2, Q1 Q2 T1 T2 है ना। तो यहां पर Q3 Q1 है, Q3 Q1, तो कौन से टेम्परेचर फिर एसोसिएट हुए, T3 और T1, यानी ये फंक्शन हुआ T1 का और T3 का। आई बात समझ में, ये कहां से आया, ये आया हमारे पास इनसे, ये जो हमने पहले निकाल के रखा है ना, तो यहां से हमारे पास ये चीज बनती है, यहां से हमारे पास ये चीज आ गई। तो इसको आप मान लो लेट दिस एक्सप्रेशन बी 1, लेट दिस एक्सप्रेशन बी 1, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, कैसे, Q3 बाय Q1 है ना, इसको लिख दो Q3 बाय Q2 मल्टीप्लाई कर दो Q2 बाय Q1, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, Q3 बाय Q1 ही तो बनता है, ये Q2 आपस में कट जाएगा, Q3 बाय Q1 ही बचेगा। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि T1 और T3 का फंक्शन होगा, इन दो टेम्परेचर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास Q3 बाय Q2 क्या है, ध्यान दो, Q3 बाय Q2 है हमारे पास ये साई T2, T3, तो यहां लिख देते हैं साई T2, T3, ठीक है, डॉट लगा देता हूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। Q2 बाय Q1, Q2 बाय Q1 क्या है, साई T1 T2, तो साई T1, T2, तो ये सारा कुछ किसके बराबर होने वाला है, साई ऑफ T1, T3। तो ये है एक्सप्रेशन नंबर सपोज 2, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। तो ऊपर का मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आई है सेकंड एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। इसकी राइट साइड की जो टर्म है उसमें सिर्फ T1 और T3 पैरामीटर्स होंगे, है ना, T1 और T3 पैरामीटर्स होंगे, T2 तो नहीं होगा ना। लेकिन लेफ्ट साइड की जो टर्म है इस इक्वेशन की, उसमें T2 भी आपको नजर आ रहा है, T2 T3 T1 T2, तो उसमें ये वाली टर्म्स हैं। तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, इक्वालिटी तो तभी आएगी ना जब अगर T1 T3 इधर है तो इधर भी T1 और T3 ही चाहिए। इसका मतलब है ये जो कुछ भी बनेगा प्रोडक्ट करने के बाद, ये बीच में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो T2 का जो पैरामीटर है वो कटना चाहिए। अगर वो कटेगा तभी इधर से वो गायब होगा। ये बात यहां से समझ में आती है। तो कहने का मतलब एक्सप्रेशन 2 इज पॉसिबल ओनली इफ, कब, साई T2, T3 का अब ये इस फॉर्म में होगा। यहां से ये जो मैंने आपको अभी इंटरप्रिटेशन बताई है ना, उससे ये पता चलता है कि साई जो फंक्शन है T2 और T3 का, वो इस रेशो की फॉर्म में होने वाला है कि भाई T3 का कोई फंक्शन ऊपर हो सकता है, T2 का कोई फंक्शन नीचे हो सकता है, बस यही एक फॉर्म बनती है। ऐसे ही दूसरा जो साई था T1, T2, फिर ये कैसा होगा, ये कोई फंक्शन होगा T2 का ऊपर और फंक्शन होगा T1 का नीचे। F कोई तीसरा फंक्शन हमने ले लिया, पहले साई ले लिया, फाई ले लिया, अब उसको अलग बनाने
के लिए F लिख दिया, क्योंकि हमें पता तो है नहीं फॉर्म कैसी है, लेकिन ये रेशियो की फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों कहा मैं फिर से बता देता हूं। साई T2, T3, साई T2, T3 इसके बराबर है। जरा रफ काम कर देखो, साई T2, T3 की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं हम कि फंक्शन ऑफ T3 बाय फंक्शन ऑफ T2, ये आ जाएगा। फिर वो मल्टीप्लाई होगा किससे, साई T1 T2 से। साई T1 और T2 का ये जो फंक्शन है ये किसके बराबर है, ये इस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T2 बाय फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1। ठीक है, ये हमने खुद से फॉर्म लिखी है। देखो एक्सप्रेशन 2 इज पॉसिबल, ये वाली एक्सप्रेशन पॉसिबल है इफ दिस फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म एंड दिस फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म। ऐसा क्यों, देखो जरा मल्टीप्लाई करके ये दोनों कट जाएंगे, फंक्शन ऑफ T2 आपके पास बचेगा फंक्शन ऑफ T3 ओवर फंक्शन ऑफ T1, यानी ओवरऑल जो फंक्शन आपके पास है साई, फिर वो T1 और T3 का बच गया, T1 और T3 का, यही तो था ना राइट साइड में। तो ये तभी पॉसिबल था अगर कुछ इस फॉर्म में आपके पास होगा, ये हमने शो करना था। अब देखो यहां से बस बात खत्म होने वाली है। साई कोई भी हो, दो टेम्परेचर के बीच में, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इन जनरल हम 1 की ही बात कर लें, 1 की, आपके पास 1 एक्सप्रेशन है ना, फ्रॉम 1 Q3 अपॉन Q1, वो किसके बराबर था, दैट वाज इक्वल टू सम फंक्शन साई ऑफ T1, T3, ये 1 से था आपके पास 1। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, कोई भी साई जो हमारे पास फंक्शन था दो टेम्परेचर्स का T2 T3 का, तो वो है F T3 बाय T2। तो T1 T3 की अगर बात करें, T1 T3 की, तो T3 ऊपर T1 नीचे, और वो फंक्शन T3 ऊपर और फंक्शन T1 नीचे, तो ये इस फॉर्म में होगा। फिर हमारे पास ये एक कंक्लूजन आया कि Q3 बाय Q1 भाई इस फॉर्म में होगा। ओके, अब Q3 बाय Q1 यानी कोई भी एक रिवर्सिबल इंजन वो जिन दो रेजर्वायर्स के बीच में काम कर रहा है, T1 और T3, ऊपर वाला T1 नीचे वाला T3, तो उसकी हीट रिजेक्टेड बटा हीट सप्लाइड की जो रेशियो है वो किसके बराबर बन रही है, वो कुछ फंक्शन बन रही है T3 का यानी सिंक के टेम्परेचर का, और कुछ फंक्शन बन रही है नीचे किसका, सोर्स के टेम्परेचर का। अब यहां बात आती है एक ऑब्जर्वेशन की, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन बाय केल्विन। केल्विन की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ये फंक्शन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, लाखों फॉर्म्स बनती हैं ऐसे फंक्शंस की, जैसे ऊपर हो सकता है मान लो T3 का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया T1 का स्क्वायर, तो ये भी एक फंक्शन ही है, सेम फंक्शन है, अगर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर है 1 माइनस T3 स्क्वायर तो नीचे भी 1 माइनस T1 स्क्वायर। तो ऐसे लाखों फंक्शन बन सकते हैं आपके पास, बट जो सिंपलेस्ट फंक्शन है वो क्या है कि भाई T3 भी तो एक फंक्शन ही है ना, अगर सिर्फ T3 लिख दें तो f ऑफ T3 को हम T3 लिख दें कि फंक्शन T3 है, तो ये भी तो एक रेशियो बन सकती है ना, T3 अपॉन T1, ये भी तो एक फंक्शन बनता है। आपको पता है ना y इज इक्वल टू fx, y अगर x का फंक्शन है और हम कहते हैं y इज इक्वल टू x, तो ये भी तो ट्रू है ना, x भी तो एक फंक्शन है अपने आप में, x की पावर 1 x की पावर 1, ये भी तो फंक्शन है। तो केल्विन ने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो इसके बराबर बनती है। कहने का मतलब है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके अकॉर्डिंग Q3 बाय Q1 फिर इस टेम्परेचर की रेशियो के बराबर निकलकर आता है, हर बार निकलकर आता है। तो आपको कोई स्क्वायर, क्यूबिक या कोई और लाखों फंक्शंस में से जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां हम जा भी नहीं सकते, बट ये रेशियो डायरेक्ट हमारे पास निकलकर आ रही है। Q3 बाय Q1 जितनी हीट रिजेक्ट करी बटा जितनी हीट उसको सप्लाई करी गई रिवर्सिबल इंजन को, वो किसके बराबर होगी, जितना टेम्परेचर पर सिंक था बटा जितने टेम्परेचर पर सोर्स था। Q3 तो T3, Q1 तो T1, Q3 T3, Q1 T1। तो ये बात है समझने वाली। और Q3 बाय Q1 फिर जो हमारे पास है वो फिर यहां से क्या आया, बाय केल्विन ऑब्जर्वेशन, मैं दोबारा बता रहा हूं, T3 बाय T1, T3 बाय T1। इसी को हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बोलते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। अगर कोई एक रिवर्सिबल इंजन है, मैं शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूं, अगर एक आपके पास रिवर्सिबल इंजन है और वो मान लो दो टेम्परेचर रेजर्वायर्स के बीच में काम कर रहा है, जैसे T1 और T2 आपको दिखाए गए हैं, हीट रिजेक्टेड Q2 है, हीट सप्लाइड Q1 है पर साइकिल। तो अगर आप इन हीट्स की रेशियो लेना चाहते हो Q1 बाय Q2, हीट सप्लाइड बटा हीट रिजेक्टेड Q1 बाय Q2, तो वो किसके बराबर बनेगी, वो बनेगी T1 बाय T2,
जितने टेम्परेचर वाले सोर्स से हीट ली बटा जितने टेम्परेचर वाले सिंक में हीट दी, एग्जैक्टली वो रेशियो बराबर हो जाएगी। हीट की जो रेशियो है वो उन टेम्परेचर्स की रेशियो के बराबर हो जाएगी अगर वो रिवर्सिबल इंजन है। इसी चीज को थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बोला गया। और लास्ट बात, ये केल्विन में है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये भूल मत करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड हुई टॉपिक से, तो उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, ये आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे क्लॉजेज इनइक्वालिटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।